व्यक्ति के मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के द्वंद्व चला करते हैं। उसके मन में उठने वाले संघर्ष, तनाव, चिंता इत्यादि से निजात पाने या समायोजन करने का प्रयास व्यक्ति करता है और मानसिक समायोजन की प्राप्ति में एक यांत्रिक रूपी जीवन जीने का प्रयास करता है। यह प्रतिरक्षा यंत्र व्यक्ति के व्यवहार जो उसे तनाव से यद्यपि पूर्णतः मुक्त नहीं करते किंतु उसे थोड़ी बहुत सुरक्षा प्रदान करते हैं, संतुष्टि प्रदान करते हैं। प्रतिरक्षा यंत्र या अहम रक्षा युक्तियाँ कहलाते हैं, जिसे हम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म भी कहते हैं। प्रायः हमारा ईगो मानसिक संघर्षों का समाधान युक्त संगत तरीकों से करना चाहता है, परंतु जब वह नहीं कर पाता है तो अयुक्त संगत तरीकों को अपनाता है ताकि वह उन संघर्षों का समाधान कर सके एवं व्यक्ति का मानसिक संतुलन बना रहे। इसका ज़्यादा उपयोग व्यक्ति के व्यवहार को असंतुलित बना सकता है। अब इसकी हम विशेषताओं की बात करते हैं। मानसिक मनोरचना युक्तियाँ या रक्षा तंत्र, यह आत्म भ्रामक होती हैं और दूसरी प्रत्यक्ष को विकृत कर देती हैं। यह प्रायः दो प्रकार की होती हैं। पहली प्राथमिक मनोरचना, जिसमें दमन, प्रतिगमन, प्रतिक्रिया निर्माण, यौक्तिकीकरण, रूपांतरण, उदात्तीकरण जो कि तनाव को कम करती हैं आती हैं। दूसरा है गौण मानसिक मनोरचना। यह तनाव को कम करने की क्षमता नहीं रखती बल्कि तनाव को कम करने में अन्य मानसिक रक्षा युक्तियों की मदद करती हैं, जैसे वास्तविकता से पलायन, आत्मीकरण, प्रक्षेपण, अंतःक्षेपण, विस्थापन, क्षतिपूर्ति, स्थानांतरण, स्वप्न चित्र इत्यादि। अब हम प्राथमिक मानसिक मनोरचना युक्तियों की बात करते हैं, जिसमें पहले नंबर पे आता है दमन, रिप्रेशन। दमन एक ऐसी मानसिक मनोरचना है जिसके द्वारा चिंता, तनाव एवं संघर्ष उत्पन्न करने वाली असामाजिक एवं अनैतिक इच्छाओं को चेतना से हटाकर व्यक्ति अचेतन में कर देता है। दमन की यह प्रक्रिया अचेतन रूप से होती है। दमन को कभी कभी चयनात्मक विस्मरण की घटना भी कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कष्टकर या अनैतिक होने के कारण व्यक्ति की विक्षुब्ध करने वाला विचार या इच्छाएं जब स्वतः ही व्यक्ति के चेतना से हट जाते हैं तो इसे हम दमन की संज्ञा देते हैं। दूसरे नंबर पर आता है यौक्तिकीकरण या रेशनलाइजेशन। इसमें विवादास्पद व्यवहारों को तार्किक रूप से उचित ठहराने की कोशिश की जाती है ताकि परिणाम के अनुसार कारण व्यक्ति द्वारा दिया जाए। जैसे परीक्षा में फेल होने पर एक परीक्षार्थी कहता है कि अध्यापक ने पढ़ाया ही नहीं था या पेपर ही गलत था या पिताजी ने लेट किताब खरीदी थी। ठीक उसी प्रकार जैसे एक लोमड़ी को जब अंगूर नहीं मिलता है तो वह अपने मन को कहती है कि अंगूर खट्टे हैं, उस शब्द से अपने आप को संतुष्ट कर लेती है। अब तीसरे नंबर पे आता है प्रतिक्रिया निर्माण, रिएक्शन फॉर्मेशन। इस मनोरचना में व्यक्ति अपने अहं या ईगो को किसी कष्टकर या अप्रिय इच्छा तथा प्रेरणा के ठीक विपरीत इच्छा या प्रेरणा विकसित कर बचाता है। प्रतिक्रिया निर्माण के अनेक उदाहरण हमें दैनिक जीवन में मिलते हैं, जैसे प्रेम करने में असफल हो जाने पर अपनी प्रेमिका या प्रेमी से घृणा करना, भ्रष्ट नेता द्वारा भ्रष्टाचार के विरोध में भाषण देना, चरित्रहीन व्यक्ति द्वारा चरित्र संबंधी बातों पर तरह तरह से मुंह बनाना इत्यादि। इसके लिए अपने भारत में कुछ प्रमुख लोकोक्तियाँ हैं, जैसे 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, मुँह में राम बगल में छुरी इत्यादि से भी होता है। चौथे नंबर पर है प्रतिगमन अर्थात रिग्रेशन। फ्रायड द्वारा बताए गए मनोरचनाओं में प्रतिगमन भी एक प्रमुख मनोरचना है। प्रतिगमन का शाब्दिक अर्थ होता है पीछे की ओर जाना, अर्थात हम जब अपने बाल्यावस्था की तरफ मुड़ते हैं उसे हम प्रतिगमन कहते हैं। जब कोई वयस्क व्यक्ति अपनी इच्छाओं, प्रेरणाओं एवं व्यवहार बाल्यावस्था की इच्छाओं, प्रेरणाओं एवं व्यवहारों के अनुकूल बना लेता है तो इसे हम प्रतिगमन की संज्ञा देते हैं। इसके भी कई उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में मिलते हैं, जैसे किसी मानसिक संघर्ष या समस्या के आ जाने पर वयस्क व्यक्ति द्वारा कभी कभी बच्चों जैसा फूट फूट कर रोने लगना।
इसी तरह से शादीशुदा लड़की जब सलवार कुर्ता या बेबी शैली में स्कर्ट और ब्लाउज पहनती है तो यह भी प्रतिगमन का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। अगला जातीकरण, सब्लिमेशन। इस मनोरचना में व्यक्ति दमित इच्छाओं की पूर्ति समाज द्वारा स्वीकृत रचनात्मक क्रियाओं के रूप में करता है। इसमें व्यक्ति अपनी असंतुष्ट इच्छाओं की पूर्ति समाज द्वारा स्वीकृत लक्ष्यों या उद्देश्यों के रूप में प्रतिस्थापित करके करता है। जैसे जब तुलसीदास को अपनी पत्नी जिससे वे अटूट प्रेम करते थे द्वारा फटकार मिली तो वे भगवान की आराधना की ओर मुड़ गए और एक सफल कवि बन गए। अगला है रूपांतरण, कन्वर्सेशन। यह एक ऐसी मनोरचना है जिसमें मानसिक संघर्षों तथा तनावों का समाधान शारीरिक लक्षणों के रूप में रूपांतरित करके करता है। जैसे परीक्षा से जो ज़्यादा भयभीत होते हैं वे ठीक परीक्षा के दिन तीव्र बुखार, पेचिश, अतिसार आदि से ग्रसित हो जाते हैं। इस प्रकार वह परीक्षा से होने वाले भय और चिंता को अपने आप से मुक्त कर पाते हैं। रूपांतरण में अपनाए गए शारीरिक रोग के लक्षणों का सचमुच में कोई शारीरिक आधार नहीं होता है, मात्र उनका आधार कार्यात्मक होता है। अब हम गौण मनोरचना के बारे में जानेंगे। पहले नंबर पे है प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन। प्रक्षेपण का अर्थ है अपनी कमजोरी प्रवृत्तियों एवं अमान्य इच्छाओं को दूसरों पर आरोपित करना होता है। दूसरे लोगों या वातावरण के प्रति अपनी अमान्य प्रवृत्तियां, मनोवृत्तियां एवं व्यवहारों को अचेतन रूप से आरोपित करने की प्रक्रिया को प्रक्षेपण कहते हैं। जैसे एक पति जो अपने पत्नी के चरित्र पर संदेह करता है स्वयं ही अनेकों लड़कियों के प्रति आकर्षित होते अपने आप को पाता है, परंतु वह अपनी पत्नी पर हमेशा संदेह करता है। अगला है आत्मीकरण, आइडेंटिफिकेशन। आत्मीकरण में व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनकर अपने मानसिक संघर्षों को कम करता है या अपने अहंग को मानसिक संघर्ष से बचाता है। जैसे हर व्यक्ति किसी न किसी फिल्म स्टार या फिल्म अभिनेत्री का प्रशंसक होगा और वह उसी के तरीके से चलने, बोलने और केश शैली इत्यादि को अपने अंदर आत्मसात करता है। अगला है विस्थापन, डिप्लेसमेंट। इस मनोरचना में व्यक्ति अपने संवेग या प्रेरणा को किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति से अचेतन रूप से हटाकर दूसरे वस्तु या वस्तु से संबंधित कर लेता है। इसके भी उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में हमेशा दिखाई देते हैं। पिता या माता द्वारा पिटाई होने पर बालक द्वारा अपने छोटे भाई या बहन को पीटना, अपने आप को दफ्तर में अपमानित होने पर घर में आकर पत्नी तथा बच्चों पर गुस्सा दिखाना, संतानहीन औरत द्वारा दूसरों के बच्चों के प्रति अधिक प्रेम दिखलाना इत्यादि विस्थापन के उदाहरण हैं। अगला है स्थानांतरण। स्थानांतरण एक ऐसी मनोरचना है जिसमें व्यक्ति अपने प्रेम, आक्रामकता या घृणा की भाव एक व्यक्ति या वस्तु से हटाकर दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंधित स्थापित कर उससे जोड़ता है। किसी व्यक्ति से घृणा हो जाने पर उसके बाल बच्चों से भी घृणा करना। अगला है नकारात्मकता, नेगेटिविज्म। इस मनोरचना में व्यक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति विकसित कर लेता है तथा अपने अहंग को मानसिक संघर्ष या तनाव से बचा लेता है। नकारात्मकता प्रायः अनुचित एवं अविवेकपूर्ण व्यवहारों के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। जैसे किसी बच्चे का अपने माता पिता की बात न मानना नकारात्मकता का अच्छा उदाहरण माना जाता है। अगला है वास्तविकता से पलायन। इसमें व्यक्ति वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता है। जैसे व्यक्ति बीमार हो या फेल हो जाए तब भी वह स्वीकार नहीं करता कि व्यक्ति बीमार है या वह फेल हो गया है। जैसे एक HIV ग्रसित व्यक्ति का यह स्वीकार न करना कि वह HIV से पीड़ित है। उम्मीद है आप ईगो डिफेंस मैकेनिज्म को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब अगले वीडियो में आपको मनोविज्ञान से संबंधित अगले टॉपिक को बताया जाएगा। आप अपने सुझाव कृपया कमेंट बॉक्स में लिख कर दें और मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।